अच्छा बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मई जून 2025 पेपर 14। क्या कहता है जी, देखिएगा। व्हाट इज अ कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इन चार में से कोई एक चीज ऐसी होगी जो कि इकोनॉमिक्स में आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि इट फेल्स टू एस्टैब्लिश थियरीज ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। देखो, इकोनॉमिक बिहेवियर के अंदर बेटा जो हमारे पास एक सस्टेनेबिलिटी वाला फीचर था, या मेरिट गुड वाला फीचर था, या डी मेरिट गुड वाला था, या जो हम लोग चीज़ें सोच रहे थे ये हमारे लिए अच्छी हैं बुरी हैं, जो हम लोग चीज़ें आप लोग A2 में जाके पढ़ेंगे थियोरी ऑफ डिमांड के बारे में, सेटिस्फैक्शन के बारे में। ये वो चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक बिहेवियर के अंदर कंसिडर होती हैं। तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक बिहेवियर तो आता है। इट इज अनएबल टू कंस्ट्रक्ट मॉडल्स ऑफ हाउ एन इकोनॉमी माइट वर्क। बेटा, क्या आप लोगों ने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई नहीं पढ़ा हुआ? क्या आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने के बारे में नहीं पढ़ा हुआ? क्या आप लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं पढ़ा हुआ? ये सारी चीजें पढ़ी हुई है ना। तो वो सारे मॉडल्स होते हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं कि आपकी इकोनॉमी काम किस तरीके से कर रही होती है। ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। इट लैक्स द एबिलिटी टू यूज एंड अप्लाई मैथमेटिक्स। भाई, आप लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैथ्स पढ़ी हुई है, पीईडी के अंदर मैथ्स पढ़ी हुई है, पीईएस के अंदर मैथ्स पढ़ी हुई है, तो मैथ्स तो आती है थ्रू आउट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरटेक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स इन इकोनॉमिक्स। यस, क्योंकि देखो, जब आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो चीजें कभी कभार फेल भी होती हैं, कभी कभी सही हो जाती हैं। तो अगर कोई जैसे, भाई मिसाल के तौर पे, जैसे कि कोई मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, कोई दवाई बना रहा हूँ जिसकी वजह से मॉरल हैजर्ड या सोशल हैजर्ड शुरू हो गया, और वो दवाई जो है वो लोगों के लिए बुरी साबित हो गई, तो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से अंडरटेक नहीं कर पाते, एक्सपेरिमेंट्स फेल भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सिलेबस में नहीं है, हट चुका है वो, मतलब वो गलत क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने गलत क्वेश्चन बना दिया था। अंडर विच कंडीशंस आर फ्री मार्केट फोर्सेस मोस्ट लाइकली टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली इन एन इकोनॉमी। बेटा, जब तक आपके मुल्क में, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड्स नीडेड बाय कंज्यूमर इन द इकोनॉमी। अच्छा, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है मार्केट फेलियर। और मार्केट फेलियर में हम लोगों ने पढ़ा था मैरिड गुड के बारे में, डीमैरिड गुड के बारे में, पब्लिक गुड के बारे में, और प्राइवेट गुड के बारे में। यानी कि जब तक हमारे मुल्क में या हमारी दुनिया में ये चार चीजें होती रहेंगी, तब तक हमारे मुल्क में मार्केट फेलियर होता रहेगा। रीजन बीइंग कि यार, हम लोग कभी भी सोशली ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट कर ही नहीं सकते। हम कभी भी सोशली ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट कर ही नहीं सकते जब तक ये तीन चार चीजें हमारी दुनिया में मौजूद हैं। तो अगर मैं इन तीनों चारों चीजों को एलिमिनेट कर दूं, दुनिया से हटा दूं, तब मैं सोशली ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट कर सकता हूं, तब मैं बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन पे ऑपरेट कर सकता हूं। तभी इसका आंसर क्या है कि जब ये तीनों चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी आपके मुल्क में, तब आप सोशली ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट कर रहे होंगे, और यहां पर आपके पास कोई भी डेड वेट लॉस नहीं आ रहा होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है भाई? वो शो करता है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज विद इन गिवन टाइम पीरियड। हम मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ? तो ये कहां पर लिखा हुआ है? बी। ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट जो आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। 5 क्या कहता है? A city built a new stadium to host World Athletics Championships. The city authorities also ensured clean air by closing factories and making their workers unemployed during the championships. अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला है। मसला ये है कि वर्कर बेरोजगार हो रहा है, बट फायदा क्या है कि आपके मुल्क में एयर पोल्यूशन कम हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने फैक्ट्रियां वगैरह बंद कर दी हैं। तो एयर पोल्यूशन हमारे पास बेहतर हो रही है। बेटे, लास्ट वाला ये पीपीसी का सवाल था, जल्दी से देख लें फिर मैं आगे बढ़ूं। तो हमारे पास क्या, दो, एक अच्छाई हो रही है, एक बुराई हो रही है। अच्छाई हमारे पास क्या हो रही है कि हमारे पास एयर पोल्यूशन कम हो रही है, 5 वाले में एयर पोल्यूशन कम हो रही है। और बुराई क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। विच पार्ट ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन राइवल कंजम्पशन? नॉन राइवल कंजम्पशन का मतलब ये है कि मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम ना पड़ जाए। ठीक है, मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम ना पड़ जाए। The improved air quality also benefited those who did not have to pay for it.
बेटा हवा या ऑक्सीजन जो होती है ये नॉन राइवल होती है, क्योंकि अगर मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूं तो मैं उस कमरे में बैठ के पूरी की पूरी ऑक्सीजन नहीं चूस जाऊंगा। मैं पूरी ऑक्सीजन पी गया, चल भाई जो भी मेरे साथ बंदा बैठा हुआ है सब मर गए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ऑक्सीजन एयर इट इज नॉन राइवल इन नेचर, वो नॉन राइवल होती है और इसके अंदर हर बंदे के लिए अवेलेबल होती है। बेटे मई जून 25 पेपर 14 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉन राइवल इन नेचर, तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। द प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट वर बोर्न बाय द सिटी अथॉरिटीज, तो इससे नॉन राइवल के बारे में कुछ नहीं पता चलता। द स्टेडियम कुड बी यूज्ड आफ्टर चैंपियनशिप्स, ये भी नॉन राइवल नहीं है, राइवल है, क्योंकि देखो स्टेडियम में तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स ही होती है ना। द अनएम्प्लॉयड फैक्ट्री वर्कर्स वर एंटाइटल्ड टू फ्री टिकट्स टू द स्टेडियम, तो भाई ये तो उनका प्राइवेट बेनिफिट है, ये नॉन राइवल थोड़ी आपको बता रहा है। ए आंसर है। Along which axis can market demand curve be aggregated from individual demand curves? बेटा मार्केट डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन का मतलब सबको ऐसा हॉरिजॉन्टली प्लस करना, सबको हॉरिजॉन्टली प्लस करना। तो कहता है कि हम किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड यानी कि मार्केट डिमांड निकाल सकते हैं, वो हम लोग निकालते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से खाली, वर्टिकल नहीं होता। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? बी, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। 7, कहता है भाई आपके पास ये एजुकेशन की डिमांड है, ये आपके पास एजुकेशन की डिमांड है और आपकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका डिमांड कर्व फॉर एजुकेशन राइटवर्ड शिफ्ट कर गया हो? तो पहला ऑप्शन कहता है अ डिक्रीज इन स्टूडेंट फीस फॉर यूनिवर्सिटीज। बेटे इससे मूवमेंट आएगी, इससे मूवमेंट आएगी, इससे शिफ्ट नहीं आएगा, इससे ऐसे मूवमेंट आएगी। अच्छा 2 मिनट रुके, अजान होने दें। अच्छा जी आ जाओ। 7 पे थे। शिफ्ट की बात कर रहे हैं, पहले वाले से मूवमेंट आती है क्योंकि प्राइस लिखा हुआ है, फीस लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं। अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, कहता है जी आपके मुल्क में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हो गई है। तो अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास डिक्रीज हो रही है तो उससे तो जरूरी नहीं है ना कि आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करे, क्योंकि डिमांड कर्व एजुकेशन का है, स्कूल का है, कॉलेजेस का है, यूनिवर्सिटीज का है, एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। एन इंक्रीज इन ग्रेजुएट अर्निंग कंपेयर्ड विद नॉन ग्रेजुएट अर्निंग, यस, क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान होगा ज्यादा पैसे कमाएगा, जो अनपढ़ इंसान होगा वो कम पैसे कमाएगा, तो इस लालच में बच्चे यूनिवर्सिटीज जाना शुरू हो गए, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज की डिमांड बढ़ गई है, करेक्ट आंसर हो सकता है। हायर ए लेवल ग्रेड्स डिमांडेड फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, तो भाई वो तो उनका रूट है ना एक, वो तो से ये कौन सी बात है, ये तो वही वाली बात है कि अभी आप 1 साल के हो, अगले 10 साल बाद 10 साल के हो जाओ, तो ये तो फजूल सी बात कर रहा है यहाँ पे। आंसर इज सी। अ सर्वे इनटू द मार्केट फॉर गुड एक्स फाउंड दैट इट इज एन इंफीरियर गुड, रुक जाओ। गुड एक्स क्या है? इंफीरियर गुड है। इंफीरियर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। एंड अ क्लोज सब्स्टिट्यूट टू गुड बाय, रुक जाओ, क्या है? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि एक्सीडी आपका पॉजिटिव है
और वाई डी आपका नेगेटिव होना चाहिए। विच वैल्यूज फॉर वाई डी एंड एक्स डी जो है वो हमारे पास यहाँ पे चलेंगी। तो बेटा आप ये देख लो कि गुड एक्स जो है वो आपका नेगेटिव में होना चाहिए और गुड वाई जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों मैच करते हैं 8 में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? बी। What is the likely nature of PES of a crop such as rice? अच्छा, अब एक बात तो ये समझो कि जो राइस है वो इनइलास्टिक इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि ये फसल है। ठीक है। मैंने आज जमीन में जो है उसका बीज लगाया, मैंने खेती बाड़ी की, मैंने चावल जो है वो बोए, और फिर जितना भी टाइम चावलों को लगता है कुछ महीनों बाद फिर वो चावलों की फसल तैयार होती है। फिलहाल जब मैं बीज लगा रहा हूं या फिलहाल जब मैं फसल लगा रहा हूं तब सप्लाई मेरी होगी इनइलास्टिक। यानी कि इन द शॉर्ट रन इट विल बी हाईली इनइलास्टिक। तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो गए। इन द शॉर्ट रन इट विल बी हाईली इनइलास्टिक। लेकिन जब वो फसल तैयार हो जाएगी, चावल काश्तकारी की तरफ चला जाएगा, चावल बनना शुरू हो जाएगा, बेटे तब तो अपने पास सप्लाई अवेलेबल है ना। तब तो हम लोग चावलों को सप्लाई कर सकते हैं ना। यानी कि तब लॉन्ग रन में आपका चावल कैसा हो गया? इलास्टिक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बना? डी। वो कह रहा है कि दो, जो सी है, सी कहता है दोनों में इनइलास्टिक है, शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी। तो फिर ये मसला है। 10 में कहता है जी कि लैपटॉप की प्राइस गिर गई। द प्राइस ऑफ विच प्रोडक्ट इज लाइकली टू राइज एज अ रिजल्ट। अगर लैपटॉप की प्राइस गिरेगी तो दूसरा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस बढ़नी चाहिए? यानी कि यहां पर सीधी सी बात है कि वो किसके साथ लिंक कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड के साथ। वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के साथ लिंक कर रहा है कि अगर गाड़ी की प्राइस गिरती है तो किस चीज की प्राइस आगे जाके बढ़नी चाहिए? जाहिर है पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब लोग खरीदेंगे उनको पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। तो अगर लैपटॉप की प्राइस गिरेगी तो लैपटॉप की डिमांड बढ़ेगी। लैपटॉप की डिमांड बढ़ने के साथ साथ कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या कौन सा ऐसा कंपोनेंट है ऑप्शंस में से जिसकी डिमांड बढ़ेगी? और डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, आपको पता है। लैपटॉप कंप्यूटर की प्राइस गिर रही है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो प्राइस है वो गिरेगी। रीजन कि लैपटॉप और पीसी ये दोनों क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स। तो अगर लैपटॉप की डिमांड बढ़ रही है, पीसी की डिमांड गिरेगी। तो जब पीसी की डिमांड गिरेगी तो उसकी प्राइस गिर जाएगी। कैरिंग केस फॉर लैपटॉप कंप्यूटर्स, यस ये पॉसिबल आंसर हो सकता है क्योंकि लैपटॉप और लैपटॉप का जो केस है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो जब लैपटॉप के केस की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उससे आपकी प्राइस भी बढ़ेगी। मॉनिटर्स फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर, भाई डेस्कटॉप का तो अपना लेना देना ही कोई नहीं है। वर्क स्टेशन टेबल फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, अगेन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बी बन जाएगा। Assuming normal demand and supply for a product, what will definitely increase consumer surplus? इंतहाई बेकार सवाल है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। कंज्यूमर सरप्लस आपका लाजमी बढ़ना चाहिए। इसका आंसर डी होगा। अच्छा, अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज होता है। देखो, डिमांड गिरने से और सप्लाई कम होने से, इनसे तो कंज्यूमर सरप्लस कम ही होता है। तो हमें तो बढ़ा के दिखाना है। ऑप्शंस बचे बी और सी। अब बेटा ये देखो जरा, मैं पहले ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं। यहां पर प्राइस आ गई, यहां पर क्वांटिटी आ गई, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। और करंटली इतना पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस का है। अगर आपकी डिमांड बढ़ती है तो देखो, डिमांड बढ़ने से आपकी प्राइस भी तो बढ़ रही है ना। कोई गारंटी थोड़ी है कंज्यूमर सरप्लस का एरिया बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑप्शन डी के साथ कंपेयर करता हूं, यहां पर डिमांड आ गई, यहां पर सप्लाई आ गई, ये वाला पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस है। अब देख, जब सप्लाई बढ़ेगी ना तो उससे डिमांड, आपकी विलिंगनेस अपनी जगह पर है बट प्राइस पहले के मुकाबले में कम हो गई, और कंज्यूमर सरप्लस आपका जो है वो बढ़ चुका है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 11 का क्या बन जाएगा? डी। 12 कहता है जी, मार्केट इकोनॉमी में एक गवर्नमेंट है, उसने बोला कि हम लोग इंटरनेट सर्विस को सब्सिडाइज करेंगे। क्यों सब्सिडीज दे रहे हैं इंटरनेट को? जी, क्यों आप सब्सिडीज दे रहे हैं भाई इंटरनेट को? बहुत सिंपल है, क्योंकि भाई इंटरनेट इज कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेरिट गुड, ठीक है ना। तो इंटरनेट जो होता है वो मेरिट गुड होता है। तो इस वजह से 13 पे आए। हु इज इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल बफर स्टॉक स्कीम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्लेंटिफुल हार्वेस्ट? ये भी एक बहुत घटिया सवाल है। इसका भी मुझे बताइएगा कि अगर आपके पास बफर स्टॉक स्कीम लग रही है
तो बफर स्टॉक स्कीम किसके लिए फायदेमंद होती है भाई? बफर स्टॉक स्कीम के बारे में मैंने किसका लिंक क्रिएट किया था? फार्मर्स का। तो फार्मर इन चारों में से कौन है? ग्रोअर ऑफ फूड, फार्मर। A government decides to increase indirect taxes, abolish agricultural subsidy, and lower income level at which tax becomes payable. अब इन तीनों का मतलब समझो। भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, यानी कि आपको ये तो पता है कि सेल्स टैक्स वगैरह जो भी है वो आपका बढ़ रहा है, सही है। एबॉलिश द एग्रीकल्चरल सब्सिडी, यानी कि जो आपने एग्रीकल्चरल सब्सिडीज दी हुई थी वो सब्सिडीज को रिमूव किया जा रहा है। और जब सब्सिडीज को रिमूव किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी सप्लाई लेवल कम हो जाएगी। एंड लोअर द इनकम लेवल एट विच टैक्स बिकम्स पेबल, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखिए दुनिया में टैक्सेस का निजाम क्या चलता है कि गवर्नमेंट हर बंदे से टैक्सेस नहीं लेता। गवर्नमेंट ने एक बेंचमार्क बनाया हुआ होता है कि यार मिसाल के तौर पे अगर आपकी इनकम साल की 1,000 रुपए या 1,000 रुपए से कम है तो आप टैक्स मत देना, आप गरीब हो। ठीक है। 1,000 के ऊपर अगर आप कमाते हैं, 1,000 से 2,000 के बीच में, तो 10% टैक्स देना। 2,000 से 3,000 के बीच में कमाते हैं तो 20% टैक्स देना, यानी कि गवर्नमेंट का ये निजाम चल रहा होता है। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना कि लोअर द इनकम लेवल एट विच टैक्स बिकम्स पेबल, इसका मतलब ये है कि पहले आपको गवर्नमेंट ने 1,000 तक छूट दी हुई थी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर तुम महीने के 500 रुपए भी कमाते हो ना, साल के 500 रुपए, तो तुम 500 रुपए तक करीब हो। 500 से ऊपर जाओगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट ने उस बेंचमार्क को छोटा कर दिया। गवर्नमेंट ने उस अमाउंट को छोटा कर दिया। पहले आप 1,000 रुपए तक करीब थे, अब आप 500 रुपए तक करीब हैं। समझे बात को? तो इसे हम लोग कहते हैं कि आपने जो लिमिट है उसको कम कर दिया। वॉट वुड बी द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज चेंजेस, अब इन सबसे प्रॉब्लम क्या होगी? अ डिक्रीज इन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, गलत बेटे, सब्सिडीज भी रिमूव कर दी, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ा दिए, तो इससे तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी ना, डिक्रीज थोड़ी होगी। एंड इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, यस, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। एन इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है। एन इंक्रीज इन बजट डेफिसिट, बेटे बजट डेफिसिट तो तब होता ना, उस सूरत में होता जब टैक्सेस कम होते और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होती। यहां पर तो टैक्सेस ज्यादा हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई है, तो बजट सरप्लस हो रहा है, बजट डेफिसिट थोड़ी हो रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? 14 का बी। What can be calculated using the formula nominal GDP into price index in base year over price index in current year? बेटा ये रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है। ये रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है। What is always regarded as a cause rather than a consequence of a change in the circular flow of income? कहता है कि इन सारी चीजों में से जो चार ऑप्शंस आपके पास हैं, चार आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तीन सॉरी तीन आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और एक जो है उससे आपके मुल्क में इंजेक्शन बढ़ती होगी। तो वो कौन सा ऐसा है जिससे आपके मुल्क में इंजेक्शन बढ़ती है? बेटा अगर गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो इससे हमारा विड्रॉल कम होता है, इससे इंजेक्शन नहीं बढ़ता। इंक्रीज इन कंजम्पशन स्पेंडिंग, बेटा देखो कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ने के पीछे दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है जो जो, जो एक मेजर रीजन है, दो रीजन नहीं, खैर सॉरी एक ही है। वो एक मेजर रीजन ये है कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है ना, इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है। यहां पर पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या बढ़ाऊं जिससे इनकम बढ़े। इनकम बढ़ने के बाद क्या होगा वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि इन चारों में से मैं ऐसा क्या ऑप्शन सेलेक्ट करूं जिससे इनकम बढ़ जाए, जिससे इंजेक्शन बढ़ जाए। ठीक है। जब सेविंग बढ़ती है तो इससे विड्रॉल बढ़ता है, और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं बेटा तो इससे आपका इंजेक्शन बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर 16 का क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम? बेटे नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है, ए इज इक्वल्स टू वाई, या जहां पर इंजेक्शन इज इक्वल्स टू विड्रॉल होते हैं। ठीक है ना, इंजेक्शन इज इक्वल्स टू विड्रॉल होते हैं। बताओ कहां पर इंजेक्शन इज इक्वल्स टू विड्रॉल चल रहा है, किस लेवल ऑफ इनकम पे? बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तीनों इंजेक्शन है। सेविंग, इंपोर्ट और टैक्सेशन, ये तीनों विड्रॉल है। इन तीन को ऐड करो, इन तीन को ऐड करो, जहां पर ये बराबर होंगे वो आपकी इक्विलिब्रियम आ रही है।
अब जैसे कि ये वाली जो अमाउंट है 800 की, यहाँ पर टोटल इंजेक्शन आ रहा है आपके पास 350 का, और टोटल विड्रॉल भी कितना आ रहा है आपके पास 350 का। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं 800 पे, तो आंसर इज सी। The diagram shows economy's aggregate demand curve. What explains the downward movement from L to M along the demand curve? हम L से M की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अगर मैं इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्रिएट करूं तो ये आपका पहला सप्लाई था, और फिर जो नया इक्विलिब्रियम है वो कुछ यहाँ पर आ रहा है AS, यानी कि आपकी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ होगा जिससे हमारी सप्लाई बढ़ गई होगी? एन इंक्रीज इन टैरिफ लीडिंग टू डिक्रीज इम्पोर्ट्स। बेटा अगर इंपोर्ट डिक्रीज होते हैं ना तो उससे एग्रीगेट डिमांड आपका राइटवर्ड जाता। यहां पर एग्रीगेट डिमांड में मूवमेंट आ रही है, राइटवर्ड नहीं शिफ्ट कर रहा, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। A decrease in taxes on firms causing an increase in short run aggregate supply. Yes, आपकी सप्लाई राइटवर्ड जा रही है, करेक्ट आंसर हो सकता है। An increase in consumer confidence prompting higher spending on local goods as well as imports। बेटे इससे आपके एग्रीगेट डिमांड में शिफ्टिंग आती है, इससे मूवमेंट नहीं आती। A slowdown in economic activity resulting in decreased investment spending। कहता है जी आपके पास डिक्रीज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हो रही है तो उससे आपका एडी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता। यहां पर एडी में मूवमेंट आ रही है, एडी शिफ्ट नहीं हो रहा। 19 पे आओ। आपके पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की चार शक्लें दी हुई हैं। फॉर विच एग्रीगेट सप्लाई कर्व वुड अ लॉन्ग टर्म फॉल इन एग्रीगेट डिमांड always be likely to result in the level of employment remaining unchanged। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी अनचेंज होनी चाहिए, यानी कि जीडीपी आपका अनचेंज होना चाहिए। अब जैसे ऑप्शन नंबर ए है, वो कहता है कि आपका एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही है ना। अच्छा, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड थी पहले, ये इनकम थी, एग्रीगेट डिमांड गिर गई, तो बेटा इससे तो एम्प्लॉयमेंट लेवल आपकी चेंज हो रही है। यहां पर देखें, ये एग्रीगेट डिमांड थी, ये ऐसा पीछे आ गया, तो यहां पर भी आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल हो रही है। ये एग्रीगेट डिमांड थी, ये पीछे आ गया, तो यहां पर भी एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल हो रही है। इस वाले में डी में ये एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब भले एडी बढ़ जाए भले एडी कम हो जाए, आपकी एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी फर्क नहीं आ रहा। तो आंसर क्या बन जाएगा 19 का? 19 का आंसर बनेगा डी। इफ अ कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम डिफ्लेशन व्हाट वुड बी द बेस्ट? वेब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 20 का। फॉरेन, व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉलिसी? एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएंगे आप, इंटरेस्ट रेट को आपने रिड्यूस कर देना है। What would be a positive effect on the growth of an economy in the short run if the government reduced a direct tax on individual earnings? कहता है कि यार हमारी इकोनॉमी पे ऐसा क्या शॉर्ट टर्म पॉजिटिव इफेक्ट आएगा कि जब मैं डायरेक्ट टैक्सेस कम करूंगा तो उससे क्या होना चाहिए? बेटे सिंपल सी बात है, जब डायरेक्ट टैक्सेस कम होते हैं तो उससे आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ती है। अब कंजम्पशन बढ़ेगी सीधी सीधी। व्हाट इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी मेजर? क्रेडिट रेगुलेशन फॉर बैंक्स, बेटा ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है। इंटरेस्ट रेट चेंजेस ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है। सब्सिडीज सप्लाई साइड पॉलिसी होती है। मनी सप्लाई चेंजेस मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो आंसर इज सी। द गवर्नमेंट हैज अ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लो अनएम्प्लॉयमेंट, इट हैज रिसेंटली डिक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स। अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, इंटरेस्ट रेट कम कर दी है, यानी कि ये फिलहाल एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर रही है। ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर रही है। What may limit the effectiveness of this tool in achieving the objective of low unemployment? कहता है जी क्या चीज ऐसी होगी जो इसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देगी? तो पहला लिखा हुआ है अ लैक ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि ये आपका LRAS है। अगर आप यहां पर कहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं तो अगर आपका एडी बढ़ता गया तो इवेंचुअली आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे और आपके पास स्पेयर कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, और तब आप कितनी भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा दें वो यूजलेस होगी। तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। देखो एक्सेस डिमांड का मतलब है कि मार्केट में खरीदार बहुत है, और जब मार्केट में खरीदार बहुत है तो लोगों को तो जॉब्स मिलेंगी ना आगे जाके, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रिड्यूस होगी। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इससे भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है, बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी नॉट मॉनेटरी पॉलिसी।
लो लेवल ऑफ वेलफेयर बेनिफिट, ये भी फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? ए। द टेबल शोज ability ऑफ टू कंट्रीज पी एंड क्यू टू प्रोड्यूस टू गुड्स वाई एंड जेड। अच्छा पहले जरा एब्सोल्यूट एडवांटेज निकाल लें। कंट्री क्यू को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंट्री पी को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कंट्री पी को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो ये दोनों पॉइंट तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए, क्योंकि कंट्री पी को एब्सोल्यूट एडवांटेज है ही नहीं। कंट्री क्यू को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है। तो आंसर आपका बचा सी या डी में से कोई एक। अब इधर आ जाए। अब वो कहता है कि पी को कंपैरेटिव एडवांटेज है वाई में, और फिर वो कहता है, अच्छा और तोड़ लेते हैं इसको। अच्छा और कहता है जी पी को कंपैरेटिव एडवांटेज है जेड में। तो यानी कि हमें यहां पर रेशोज निकालने पड़ेंगे, हमें यहां पर रेशोज निकालने पड़ेंगे। तो अब रेशोज कैसे निकलेंगे बेटा? रेशो एक निकलेगा वाई इज टू जेड का, और एक निकलेगा जेड इज टू वाई का। यहां पर कंट्री पी आ गई, यहां पर कंट्री क्यू आ गई। तो बेटा इस वाले रेशियो में जो हम लोग y का निकाल रहे हैं, y जाएगा डिनोमिनेटर में और z जाएगा न्यूमिनेटर में। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? कंट्री p के लिए y जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 1000 और z जाएगा न्यूमिनेटर में 1600। तो यहां पर रेशियो आ रहा है 1:1.6। ऐसा ही है, 1:1.6 का रेशियो आ रहा है। और कंट्री क्यू के लिए जो आपका y है 1500 डिनोमिनेटर में आया और 2000 न्यूमिनेटर में आया। बेटा अमाउंट बताओ क्या आ रही है, अमाउंट बताएं। 2000 डिवाइड बाय 1500, 1.3। 1:1.3। तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि यहां पर कंपैरेटिव एडवांटेज जो है क्या है, 1.3। अच्छा 1.3, यहां पर कंपैरेटिव एडवांटेज क्यू को मिल रहा है। अच्छा अब आगे देख लेते हैं भाई। यानी कि वाई बनाने में जो कंपैरेटिव एडवांटेज है किसके पास है, क्यू के पास। ठीक है। अब जेड इज टू वाई निकालो, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, 1000/1600, और ये कितना है 1500 डिवाइड बाय 2000। बताएं जरा क्या रेशोज आ रहे हैं, क्या रेशोज आ रहे हैं? 1:0.625। और ये बताएं 1:0.75। तो बेटा यहां पर कौन कम वेस्टेज कर रहा है? यहां पर कंट्री पी कम वेस्टेज करे, यानी कि कंट्री पी को जेड बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्यू बनाने में वाई बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। तो कंट्री पी को जेड बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है और कंट्री क्यू को वाई बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो आंसर क्या बन गया बेटे? डी बन जाएगा यहां। A trading country can produce two goods X and Y. It specializes completely in the production of good Y. कहता है जी एक मुल्क है वो सिर्फ वो गुड वाई बनाने में स्पेशलाइज हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ गुड वाई बना रहा है, और गुड एक्स जो है वो इंपोर्ट करता है बाहर से। गुड एक्स वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा होगा, यही बचता है ना फिर मतलब। तो व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द कंट्री ऑफ कंज्यूमिंग एडिशनल इंपोर्ट ऑफ गुड एक्स? बेटा अगर मैं गुड बाय बनाने में स्पेशलाइज्ड हूं, यानी कि मैं गुड बाय एक्सपोर्ट करता हूं, गुड एक्स इंपोर्ट करता हूं, और हर गुड एक्स के बदले में मैं गुड बाय बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो अब वो कहता है कि यार अगर आप गुड एक्स ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो गुड एक्स ज्यादा इंपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? गुड एक्स ज्यादा इंपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि मुझे ज्यादा एक्सपोर्ट ऑफ गुड बाय करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट मोर गुड बाय। तो जो बंदे मेरे मुल्क में हैं उनके लिए तो गुड बाय कम पड़ जाएगा, समझे? तो ये हमारे पास एक मसला है कि हमें ज्यादा गुड बाय फिर बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं गुड बाय में स्पेशलाइज्ड हूं और मैं गुड एक्स बाहर से इंपोर्ट कर दूं। व्हाट आर टर्म्स ऑफ ट्रेड? टर्म्स ऑफ ट्रेड की सिंपल डेफिनेशन है भाई, रेशियो होते हैं एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंपोर्ट प्राइस। An Australian family purchases a holiday to New Zealand and an Australian mining company sells coal to China. Four students A, B, C, D are asked where these transactions appear in the current account of Australia's balance of payment. अच्छा अब देखो हमें ऑस्ट्रेलिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना है।
तो बेटा ऑस्ट्रेलिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलियन फर्म चाइना को कोयला एक्सपोर्ट करती है तो वो तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सपोर्ट हो गया ना। वो तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सपोर्ट है। तो हमने गुड को एक्सपोर्ट किया। आंसर आपका ए या सी में से कोई एक है। फिर वो कहता है कि ऑस्ट्रेलियन बंदे न्यूजीलैंड जा रहे हैं फॉर वेकेशन। तो बेटा इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया ट्रेड इन सर्विस इंपोर्ट कर रहा है। न्यूजीलैंड जो है वो ट्रेड इन सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया ट्रेड इन सर्विस इंपोर्ट कर रहा है। और हम किसके लिए बना रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट? ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया 27 का? सी। A government believe its current account deficit will be beneficial in the long run. What is most likely reason for this? कहता है कि भाई हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लॉन्ग रन में जाके ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा, हमें फायदा पहुंचाएगा। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें फायदा पहुंचाएगा? तो पहला ऑप्शन कहता है इमिग्रेशन हैज इंक्रीज्ड। बेटा उससे करंट अकाउंट पे कोई लेना देना नहीं होता। अगर आय वाला इमिग्रेशन हो रहा है तो करंट अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। इंपोर्ट्स कैपिटल गुड, यस। कि भाई अगर हम लोग आज कैपिटल गुड मंगवा रहे हैं, आगे जाके हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम कर पाएंगे, हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, हम प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे। तो आज अगर मुझे नुकसान है तो कल को फायदा होगा। तो ये एक लॉजिकल पॉइंट बनता है। इट एक्सपोर्ट्स रॉ मटेरियल। तो बेटा अगर आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी तो करेंसी भी डेप्रिसिएट हो रही होगी। और अगर आपकी करेंसी डेप्रिसिएट हो गई और आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हो तो नुकसान है आपके लिए। इट रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट, रॉन्ग। बेटे इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? बी। A country has a free floating exchange rate. In what circumstance is it most likely to appreciate? कहता है जी हमारे पास फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो मुझे आप ये बताएं कि ये सबसे ज्यादा अप्रिसिएट कब करेगा, मोस्ट लाइकली अप्रिसिएट करने के चांसेस कब हैं? पहला ऑप्शन कहता है अ कंपेटिटर ट्रेडिंग कंट्री एक्सपीरियंसेस अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी। बेटा अगर हमारे पास वैल्यू ट्रेडिंग कंपेरेटर ट्रेडिंग कंट्री, अच्छा, जिसके साथ जो मेरा कंपेरेटर है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इंडिया दोनों कंपेरेटर्स हैं, दोनों गंदुम सेल करते हैं, तो वो कहता है कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू गिर गई, तो बेटा पाकिस्तान को तो नुकसान है ना, क्योंकि सब लोग इंडिया से सामान खरीदेंगे, पाकिस्तान से थोड़ी खरीदेंगे। Increase administrative burdens are placed on companies within this country wishing to buy imports। जाहिर सी बात है करेंसी अगर डेप्रिसिएट होती है बेटा, तो अगर आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। देयर इज अ फॉल इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, रॉन्ग। बेटा डिमांड फॉर एक्सपोर्ट बढ़ती है। देयर इज अ फॉल इन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। भाई अगर इंटरेस्ट रेट क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो करेंसी और डेप्रिसिएट होगी, हमें अप्रिसिएट करवानी। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा इसका? बी। A country has a current account deficit. What would be classified as a protectionist measure to restore? Protectionism क्या है भाई इनमें से? क्या प्रोटेक्शनिज्म है? अलाउ द एक्सचेंज रेट टू अप्रिशिएट, ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। इनकम टैक्स बढ़ाना प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। टैरिफ बढ़ा देना, यस, ये प्रोटेक्शनिज्म होता है। इंटरेस्ट रेट को चेंज करना, ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है भाई, तो ये हमारा भाई पूरा पेपर था। तो हमारे मई जून वाले जितने भी 4 वेरिएंट्स हैं, चारों के चारों अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा कल आप लोगों की क्लास नहीं है क्योंकि परसों A2 का पेपर है, तो मैं उनके साथ होऊंगा। कल कोई क्लास नहीं है आप लोगों की, जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।